नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अपना हिमाचल में रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा आज। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई, जहां हिमाचल से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश हित के कई मुद्दों की बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आए और इस मुलाकात को कई मायनों में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कई मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे और खासतौर पर रॉयल्टी का मुद्दा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रहे। वो बीते दिन दिल्ली पहुंचे और जिसके बाद आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई, जहां प्रदेश हित के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी बात भी रखी। तो दिल्ली की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रहे। बीते दिन वो दिल्ली पहुंचे और इसके बाद आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के इस मुलाकात में चर्चा भी की गई। हिमाचल प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी बात भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की गई। मनोहर लाल को हिमाचली टोपी भी भेंट की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जब सीएम सुक्खू ने शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्हें हिमाचली टोपी भी भेंट की। और ये तस्वीरें भी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन का आज दूसरा दिन। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उसी को लेकर मंथन लगातार जारी है और आज लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन का दूसरा दिन। कांग्रेस कार्यालय में आज दूसरे दिन की बैठक हुई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की। इस महत्वपूर्ण बैठक में वजह भी सामने आई है। दरअसल शिमला कांगड़ा के प्रतिनिधियों से मंत्रणा की गई और अभी तक हार की वजह जो सामने आई है वो बताई जा रही है कि टिकट वितरण देरी से हुआ। ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से भी चर्चा की गई है। हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन का आज दूसरा दिन। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आज दूसरे दिन भी बैठक हुई, जहां शिमला कांगड़ा के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। अभी तक जो हार की वजह सामने आई है वो टिकट में देरी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी और हाईकमान को सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हार पर मंथन जारी है।
सभी लोगों के मन की भावना जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और ब्लॉक लेवल तक के सब अध्यक्षों को हम मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। जो भी कारण है उसको खोज किया जाएगा, जांच की जाएगी और वो सब सर्वेक्षण हम आपके पास सामने बाद में जैसे यथोचित रखेंगे। नहीं, जब तक उसमें से निकल के नहीं आता, हमने अभी आधा अधूरा बोल देना अच्छा नहीं है। सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं, बिल्कुल तालमेल रहेगा और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में आपने देखा है, मैं यहाँ 10 साल से आती हूँ, ये होता है, फिर भी हम जीत के आते हैं और ये सब ठीक हो जाएगा हमारे। बताई जा रही है उसको? जी जी, टिकट में देरी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हाँ, टिकट में देरी की एक बहुत बड़ा सबका ये था, ये टिकट में तो हम वो हाईकमांड को कन्वे करेंगे कि इस तरह से टिकट की देरी होने के कारण लोगों के 2-2 और 3-3 राउंड्स हुए, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स बाहर ही नहीं निकल पड़े। वो कारण जानने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं और इसीलिए मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मिले, पीसीसी अध्यक्ष मिले, बाकी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे उनसे, यहाँ तक कि ब्लॉक अध्यक्ष, जैसे कि मैडम ने बताया, ब्लॉक अध्यक्षों को बुला के बात की है और रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट बनेगी यहाँ से जाने के बाद, पहले नहीं पता। सर, पूरे देश में अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन जिस तरह अभी बाई इलेक्शन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, बद्रीनाथ भी जीते हैं, अयोध्या जीते हैं, तो क्या माने कि हरिद्वार भी जीते हैं, उससे पहले अयोध्या भी जीती, क्या माने हिंदू कार्ड जो है धीरे धीरे मोदी का ग्राफ डाउन आ रहा है? देखिए, आम जन ये चाहता है कि हमारी बात करें। महंगाई है, बेरोजगारी है, जो रोजमर्रा की दिक्कत परेशानियां हैं, उसकी तरफ कोई बोल ही नहीं रहा। सरकार में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी जी अपने तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें एक टारगेट मिलता है कि गांधी परिवार के खिलाफ ही बोलते रहो। तो जनता को ये पसंद नहीं है, इसलिए अपना गुस्सा वो दिखा रही हैं और उपचुनाव में वो दिखाया भी। ये 13 में से 10 इंडिया गठबंधन के लोग जीत हासिल की है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सर, बात करने के लिए मौजूद है सर मनोहर लाल, केंद्रीय पावर मंत्री से मुलाकात। देखिए, अपने प्रोजेक्ट्स में 12% फ्री पावर और 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% फ्री पावर की बात की और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट वापस लेने की बात की है। बाकी जो मैं बाद में बताऊंगा, ट्रैफिक जाम हो रहा था। ठीक है सर, सुखविंदर सिंह सुक्खू से जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन मोहित चौक। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है और अब जब बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है तो बजट को लेकर तमाम वर्गों की उम्मीदें सरकार से बढ़ जाती हैं। इस बार व्यापारी और मध्यम वर्ग को भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं, जिसे लेकर जनता टीवी के हिमाचल से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने लोगों से उनके दिल टटोलने की कोशिश की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है और ऐसे में 23 जुलाई का समय तय किया गया है। 23 जुलाई को आम बजट आ रहा है और ऐसे में कई वर्गों को उम्मीद है कि इस बार का यानी मोदी सरकार का 3.0 जो ये बजट आना है इस कार्यकाल का, ये कैसा होगा, क्या ये लोक लुभावन होगा, क्या इसमें बदलाव होगा। और खास तौर पर हिमाचल, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ पर एक अलग तरह की तस्वीर रहती है, तो क्या रियायत यहाँ पर मिलती है, क्या लोगों की यहाँ पर उम्मीद है, क्या यहाँ पर जीवन जो है और सरल हो सकता है, क्योंकि कई तरह के वादे जो हैं वो लगातार 2014 से देखने के लिए मिल रहे हैं। कितनी खरी ये मोदी सरकार उतरी है, क्या इस बार भी हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास इस बजट में होगा या फिर अभी भी इंतजार लोगों का होगा। इस पर बात करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ शिमला के हैं और कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। सुभाष वर्मा। सुभाष जी, क्या है हिमाचल प्रदेश की मांग इस बार, क्या उम्मीद है, क्या हिमाचल के लिए बजट में कुछ खास होना चाहिए? जो मोदी गवर्नमेंट का ये पहला बजट इस गवर्नमेंट का होने जा रहा है, इसमें हिमाचल के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। उसका एक कारण है, हिमाचल एक बिल्कुल
पहाड़ी क्षेत्र है और राज्यों से अगर तुलनात्मक करें यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप 4 लेन का लें, 4 लेन का जो यहाँ प्रोजेक्ट चला था उससे 4 गुना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए स्पेशल ग्रांट हो, स्पेशल प्रोजेक्ट आए तो इस बजट में उसका प्रावधान हो। दूसरा, किसानों को हर सुविधा दी जाती है, बीज से लेके खाद से लेके सब्सिडाइज हर चीज़ होती है, लेकिन इरिगेशन नहीं। बीज कहाँ से उग के भी हो, सूख जाएगा अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो पानी इरिगेशन स्कीम, चाहे डिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन हो, उसके लिए कम से कम चेक डैम का प्रावधान हो और स्टेट के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट आए चेक डैम का, ताकि यहाँ पानी किसानों को मिले, सबसे बड़ी उपलब्धता होगी। और तीसरी बात, यहाँ जो बेरोजगारी से भी जुड़ा मुद्दा, वही यहाँ टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा है। अगर ये टूरिज्म, हिमाचल एक टूरिज्म हब बन सकता है, अगर यहाँ टूरिज्म के लिए कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट इस बजट में आ जाए तो उससे कम ये कि जो यहाँ का युवा बेरोजगार है वो स्वरोजगार में काम करेगा और अन्य को भी रोजगार देगा, और यहाँ बड़ी व्यापक उसमें संभावना है स्वरोजगार में। इस पर भी बात करते हैं, टूरिज्म पे भी आते हैं, लेकिन जीरो से कहीं से शुरू करने की आवश्यकता है। आप चलिए यहाँ से सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपना नाम बताइए। परमानंद भारद्वाज। अच्छा, परमानंद जी, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, है ना, वरिष्ठ नागरिक आप हैं, क्या आप ज़रूरत देख रहे हैं हिमाचल में? आपने इतने सालों में क्या बदलाव देखा और क्या आगे आप उम्मीद कर रहे हैं? हिमाचल जो एक छोटा सा स्टेट है हमारा, और यहाँ जो हमारी आर्थिक स्थिति है या इनकम के जो सोर्सेज है वो बहुत कम है। सबसे पहले जब हिमाचल बना था तो यहाँ चेक डैम का प्रोविज़न था, जिससे काफ़ी कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, पर उस चेक डैम स्कीम को ही बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जिसके लिए इरिगेशन स्कीम होनी चाहिए, और लोगों को पेड़ लगवाने चाहिए। पेड़ों से ही सब कुछ इनकम आ सकती है। और इस स्टेट में जो रोड है, रोड कनेक्टिविटी तो गांव-गांव तक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी विलेजेस है वहाँ सड़क की नेसेसिटी है, और फिर उसके मेंटेनेंस के लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए। ये नहीं भाई बना दो और उसको कच्चा रखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल के लिए स्पेशल बजट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो हायर देन एनी स्टेट ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर आज दिन तक 47 के बाद कभी भी रेलवे लाइन को कहीं शिमला से 1 इंच ऊपर नहीं बढ़ाया है। जो कि हमारा एप्पल ग्रोइंग एरिया है, वहाँ टनल से ही जानी है, और बॉर्डर एरिया तिब्बत का बिल्कुल साथ है। अगर टनलों से रेलवे लाइन आगे चले जाए तो डेवलपमेंट की बहुत बड़ी संभावना है, और टूरिज्म भी इसी से जा सकता है, क्योंकि जब तक हर चीज़ में फैसिलिटी। अब पानी की प्रॉब्लम देखो, शिमला में इतनी पॉपुलेशन है, ये पानी हर रोज़ कम ही कम आता है, और जितना बजट अलॉट हो रहा है आज दिन तक इस स्टेट के लिए, कभी भी राजा वीरभद्र ने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा कम है। अरेंजमेंट किया है। जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसकी ये सोल ड्यूटी बनती है कि ये मेक अरेंजमेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ। लेकिन बात मोदी सरकार की हो रही है, मैं आता हूँ आपके पास, आप अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार गुप्ता। बिजनेसमैन के लिए प्रमोद जी, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक बजट और उसके अंदर कुछ प्रावधान ऐसा, जिस तरह से अभी जीएसटी की बात कर ली जाए तो ये कहा जा रहा था कि बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, और जो मध्यम वर्ग का जो एक व्यापारी है उसके लिए क्या मांग और क्या कहता है ये बजट, क्या कहेगा ये बजट, क्या उम्मीद क्या है? बजट के लिए मैं इतना ही कहना पाऊंगा कि इससे लोगों को बड़ा फर्क पड़ा है। जैसे हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं, अब हम लोगों का जैसे है एक पैसा जितना भी आता है उसमें हम लोगों का टैक्स कटता है। अब बाकी जो बजट सरकार प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं उसमें सब आपको पता ही है सारी स्थिति का, कितना वो गलत काम हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। जो सरकारी मुलाजिम है, जैसे हम लोग रिटायरी आदमी हैं, हम लोगों को मतलब एक पैसा जो है बजट इसमें सरकार को देते हैं, जिसका सरकार हमारे को खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन है उसका कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। हाँ जी। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी सुधार आना चाहिए ताकि नए रोजगार जो हैं वो मिले। पहाड़ का पानी, ये नरेंद्र मोदी जो हैं वही ये बात कहते रहे हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी रोकना बहुत ज़रूरी है, तो ये किस तरह से संभव होगा, इससे क्या होगा? एक मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, जितने ये मुलाजिम हैं जो इन्होंने दोबारा रीअपॉइंटमेंट कर रखे हैं, इनकी जगह पर अगर ये जो नए हमारे
बच्चे हैं, जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उनको ये रोज़गार की सुविधा उपलब्ध करवाएं। क्योंकि अगर जो पुराने हम लोग ही रखते हैं, जैसे हम लोग रिटायरी, हम लोगों को भी डिमांड आती है कि आप दोबारा जॉब ज्वाइन कर लीजिए। हमारे से कुछ आदमी एक्स सर्विसमैन और जो सिविल सर्विस से भी रिटायर हुए हैं, तो उनको भी मतलब काफ़ी लोगों की डिमांड आती है कि भी आप ऐसा मतलब ऑफिसर्स की डिमांड आती है, गवर्नमेंट की डिमांड आती है कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस 35 से 40 साल तक का लगभग सबका ही हाई है। तो अगर जो नए बच्चे काम नहीं करेंगे, कल को मान लो हम लोग जब नहीं रहेंगे, नए बच्चे रखेंगे, तो उन लोगों को काम सीखते हुए कम से कम 5 साल तो लगेंगे। गवर्नमेंट को इससे बड़ा लॉस है, जिसमें कहूँगा कि नए बच्चों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो आप अपना नाम बताइए। रामचंद्र कौंडली। अच्छा कौंडल जी, तो किस तरह से उम्मीद क्या है बजट से हिमाचल प्रदेश के लिए, क्या विशेष मिलना चाहिए जिससे यहाँ जो है वो और जिंदगी थोड़ी तेज हो जाए? देखिए, हिमाचल एक बहुत छोटा सा राज्य है और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर खर्चे ज़्यादा है होते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, सड़कें टूट जाती है, तो यह डैमेज ज़्यादा होता है, जिससे कि सेंटर से कुछ पूरी तरह से सहायता नहीं मिलती, जिसके लिए कि स्पेशल पैकेज ये देना हिमाचल को बनता है। मेरा सवाल भी यही है कि जिस तरह से पिछले साल हमने देखा मानसून सीजन में एक बड़ा नुकसान हुआ, राज्य ने जो अपने स्तर पर आंकलन किया उसमें कहा गया कि 10 से 12 हज़ार करोड़ का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मदद के लिए भी मना कर दिया गया कि कोई विशेष मदद जो है वहाँ से नहीं मिली। तो ऐसे में कितना फर्क पड़ता है? क्या ये उम्मीद है अभी? हमारी जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति जो बहुत ये पतली हो गई है, जिससे कि इनको स्टेट के जो एम्प्लॉइज़ को जो है जो देनदारी देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं, और जिससे कि ये इसलिए जो सेंटर से ये इस बजट में हम ये आशा करते हैं कि वो इस स्टेट को ज़रा थोड़ा सा पूरी तरह से पैकेज मदद दे, जिससे कि स्टेट अपने मतलब डेफिसिट से उबर सके। तो आपको कुछ आपके भी रिश्तेदार होंगे इधर उधर, जो नेचुरल कैलेमिटी जो पिछले साल एक बड़ा डिजास्टर यहाँ पर आया, तो उसमें उनको कुछ राहत मिली है क्या? जो सरकार ने अपना यहाँ पर जो अपना 4500 करोड़ के आसपास जो अपना विशेष राहत पैकेज दिया था, क्या उससे गुजारा हो गया है या अभी है? बहुत कम मिला जी, वो तो ऊँट के मुँह में जीरा है जी। ऊँट के मुँह में जीरे के हिसाब है, उससे कोई भी थोड़ा थोड़ा मिला है। अगर किसी का 10-12 लाख का नुकसान हुआ है तो उसको 80,000 मिल गया, 1 लाख मिल गया, मैक्सिमम 1 लाख मिल रहा है, तो उससे क्या कर पाएगा गरीब आदमी? यहाँ की सरकार ने कुछ उसमें बदलाव भी किया है नियमों में, जो 1 लाख मिलता था उसको 7 लाख मिल रहा है मकान के लिए, क्या वो राहत है? उससे तो कुछ राहत मिली है। तो मोदी सरकार से क्या उम्मीद है कि अब विशेष खासकर स्टेट के लिए जो है ना ये पैकेज मिलना चाहिए, जिससे कि ये स्टेट जो है अपने मतलब इस कर्ज से उबर सके। और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट का है, अब उन एम्प्लॉइज को क्या जो 40 साल सर्विस कर गया, दोबारा उसी को रखने का कोई औचित्य नहीं है। नए आदमियों को जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उससे हाँ उनको मौका मिलना चाहिए, और उससे क्या हमारी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या सॉल्व हो जाती है, और बनता भी उनका ही है। जिसने 40 साल सर्विस कर ली उसके बाद तो सब कुछ है, पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए कोई नहीं, नए यूथ को जो मौका मिलना चाहिए जॉब में, तो ये चाहते हैं। चलिए शुक्रिया। सुभाष जी, एक मेरा सवाल भी है। देखिए, 2 चीजें हैं, एक सेब की फसल जो कि 5,000 करोड़ का एक अलग एक आर्थिकी है, बड़ी आर्थिकी है हिमाचल प्रदेश, टूरिज्म के बाद अगर देखें तो सबसे बड़ी आर्थिकी है। तो टूरिज्म और एप्पल को जो ये सेब है, इसके वायदे जो पिछले तौर पर अभी किए जा चुके हैं 2014 से लेकर अब तक, मोदी सरकार इन्हीं वायदों के ऊपर जो है वो चुनाव जीतती आ रही है। हिमाचल में क्या ये वायदे पूरे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ विशेष पूरा नहीं हुआ है। उसमें कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था थी ताकि बागवानों को कम से कम जब बम्पर क्रॉप आती है उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके समय अनुसार उसे वितरित किया जाए, आगे मार्केटिंग की जाए तो उन्हें अच्छा दाम मिलता है। तो ये कोल्ड स्टोरेज की हर पंचायत लेवल में इसकी सुविधा होनी चाहिए, और ये ऐसा हम आशा रखते हैं कि इस बजट में कोई प्रदेश के लिए ऐसा हो। और बाकी जहाँ तक हिमाचल के लिए बात है, जो विशेष पैकेज हो, तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, ये सामाजिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, क्योंकि हमारे साथ बाहरले देशों के बॉर्डर भी लगते हैं, उस दृष्टि से यहाँ के लिए विशेष पैकेज का आवंटन हो।
लेकिन सेब की फसल जो है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कोल्ड स्टोरेज में इस समय कोल्ड स्टोर में जो लोगों के सेब थे, अब मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का सेब जो है वहां पर पड़ा है, और ये आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो 1 करोड़ का सेब वहां पर पड़ा था, जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है, जिसे कहा जा रहा था कि उसे 100% बढ़ा दिया जाएगा ताकि बाहरी जो देशों से सेब भारत में आता है वो थोड़ा महंगा हो, और यहाँ के सेब की फसल को जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो, उनके जो अपने बागवान हैं उनको थोड़ा फायदा इससे हो। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो 1 करोड़ का सेब पिछले कुछ समय से लोगों का कोल्ड स्टोरेज में था और अब इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसे बढ़ाने की बजाय थोड़ा घटा दिया गया है, वो सेब जो है उसको नुकसान काफी बड़े स्तर पर हुआ है। क्या इसमें उम्मीद है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाना चाहिए जो अपना वायदा था? बिल्कुल, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से के डिस्कशन के बाद कोई ऐसी पॉलिसी लाए जो कम से कम बागवानों के हित में हो और स्टेट के हित में हो तो ही। और जहाँ तक सेब के इनकम की बात है, ये हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाता है, तो इसलिए जो एप्पल ग्रोइंग स्टेट है इसमें एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। तो और कम से कम ट्रेन मालगाड़ी का अगर रूट इस एप्पल बेल्ट में आगे एक्सटेंड हो तो ये एक कैरिज की बहुत बड़ी अव्यवस्था है। रेल के लिए मैं इसी पे आ रहा था आगे कि रेल के जो ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं थी, वायदे थे। अनुराग ठाकुर जो है वो कहते रहे कि भानुपल्ली रेल से जो है वो आगे हम आ जाएंगे, लेकिन वहां कुछ खास अभी तक काम उस पर नहीं हुआ, लेकिन काम चल रहा है। अंब से आगे जो है वहां तक भी रेल जो है वो पहुंचाई गई, और ये भी एक अपना चुनावी वायदा भी था और उसे पूरा भी किया गया, बहुत आगे तक रेल पहुंची। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से अब हिमाचल के साथ जो चीन है उसका एक बॉर्डर लगता है, उसके साथ ही जो तिब्बत वाला बॉर्डर जो है वो साथ में लगता है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक दृष्टि से अगर ट्रेन जो है। तो ये ट्रेन ये डिस्ट्रिक्ट शिमला का एप्पल बेल्ट एरिया पूरा कवर होता है, इससे दोनों लाभ होंगे, बागवानों को भी होगा और हम सामरिक दृष्टि से भी बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ये इसमें एक भी इंच शिमला शहर से आगे इधर को एप्पल बेल्ट की तरफ रेलवे का एक्सटेंड नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की ये पहला बजट होगा, इसमें कम से कम रेलवे के लिए इस पोर्शन में कुछ ना कुछ मिले। शुक्रिया हमसे बात करने। तो एक अपना नाम बताइए सर। आर्यल शर्मा। हम देख रहे हैं पर्यटन, देखिए हम रिज पे खड़े हैं और रिज पे जरा तस्वीर आप एक बार दिखा दीजिए, जरा इस तरफ की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। ये जो रिज मैदान है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब शिमला अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है यहाँ घूमने के लिए, कहा जाता है कि किल्लत है भाई इस चीज की कि यहाँ पर घूमने के लिए एक नेचर है, प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। क्या पर्यटन की दृष्टि से कुछ और भी यहाँ पर किया जाना चाहिए जिससे रोजगार मिले और टूरिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए? आप इस बारे में कुछ आपने देखा? इतने साल से आप यहाँ पर देख रहे हैं, तस्वीर वही की वही है, कुछ विशेष यहाँ पर नहीं हुआ इस पार्क को छोड़कर? नहीं, होना तो चाहिए कुछ ना कुछ सुधार। इस पार्क को ही खोला है सिर्फ, ये जो सारा आपका रिज है इसकी तो अच्छी तरह से मेंटेनेंस होनी चाहिए। अब वो कहीं आगे धंस रहा है, कहीं यहाँ धंस रहा है, तो ये तो थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। लेकिन हिमाचल में इससे भी अच्छे और भी बहुत अच्छे ऐसे मतलब कि अनछुए कुछ ऐसे जगहें हैं, कुछ ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो क्या उनका विकास होना जरूरी है? क्या उससे रोजगार के अवसर मिल सकते हैं? ऐसा तो अगर संभावनाएं तो है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सड़कों से इतना नहीं ना जुड़ा हुआ है हिमाचल। अब अच्छी अच्छी जगह है जहाँ तक अभी सड़कें नहीं गई है, अगर सड़कों का कोई प्रावधान हो जाए तो इसका सुधार। सड़कों से अच्छा एक और चीज है आज, क्योंकि अब जमाना हाईटेक हो चुका है, ये कहा जा रहा है कि रोपवे, अगर जैसे ये जाखू रोपवे है, शिमला को भी पूरी तरह से रोपवे से कनेक्ट किया जा रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक इस तरह से एक ब्रिज बनाया जाएगा, एक रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो जगह जगह हिमाचल प्रदेश में होने चाहिए। क्या इस बारे में भी उम्मीद है यहाँ के लोगों को? ऐसा तो असंभव है, क्योंकि आर्थिक स्थिति वैसे ही पहले ही खराब है। केंद्र में बजट में अगर कोई प्रावधान? केंद्र में तो वैसे लगता नहीं है, केंद्र से तो लगता नहीं है, लेकिन उम्मीद है लोगों को। उम्मीद स्टेट गवर्नमेंट से ही है। अच्छा। केंद्र से तो बहुत कम। अभी तक कुछ मिला नहीं, ये कहना चाहते हैं? नहीं, मिला भी नहीं है, लेकिन मिलेगा भी असंभव है, बड़ा मुश्किल। आप अपना नाम बताइए। विक्रम सिंह। अच्छा, क्या करते हैं विक्रम? मैं से लॉकडाउन से बाद बेरोजगारी हूँ। लॉकडाउन से बेरोजगार है आप? आगे आइए, आपसे बात करना बेहद जरूरी है। आप ये बताइए कि रोजगार कितना महत्वपूर्ण है। आम बजट आ रहा है 23 जुलाई को केंद्र सरकार का। मोदी
जीरो की सरकार अब शुरू हो गई है, तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्या हिमाचल का यूथ इस समय सोच रहा है? कोविड के बाद तो आप भी बेरोजगार हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। क्या रोजगार के क्या अवसर मिल सकते हैं? कितनी उम्मीद है लोगों को? मोदी जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई सेंटर से तो कोई उम्मीद नहीं है। हिमाचल को कुछ मिला? सुक्खू सरकार से फिर भी उम्मीद है, सेंटर से कोई उम्मीद नहीं। अभी तक आप पिछले, क्योंकि देखिए कई ऐसे वायदे थे हिमाचल जैसी स्टेट के लिए, पहाड़ी स्टेट है, यहाँ के लिए कहा गया कि ये कर देंगे, सेब का कुछ करते हैं या टूरिज्म का कुछ करते हैं, रेलवे ट्रैक्स का कुछ करेंगे, रोपवे प्रोजेक्ट एक नए हैं उनके लिए भी बात चल रही है। केंद्र से इस संभावनाओं के ऊपर क्या उम्मीद है लोगों को? केंद्र से तो कोई उम्मीद नहीं है जी, कोई उम्मीद नहीं, किसी भी तो बहुत निराश है। मतलब 2 बार 3 बार हमने उनको मौका भी दिया, पर मतलब नहीं, मतलब हमने यहाँ तक कि खुद का पैसा लगा के भी काफी उनके लिए प्रचार किया पहले 2 टर्म में। इस बार तो हमने कांगड़ा में तो उनको मतलब ना कांगड़ा में टच ही नहीं होने दिया उनको। तो वहाँ पे संभावनाएं हैं पर्यटन की? कांगड़ा में बहुत है जी समय, केंद्र सरकार से जी है, वहाँ से वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो युवाओं के लिए मतलब रोजगार का भी काफी ज्यादा मतलब वो मौका दे रहे हैं। अभी 26-27 जुलाई को उनके पिताजी का बर्थडे है, तो तभी वो रोजगार मेला लगाएंगे। केंद्र सरकार से अगर कोई मदद मिलती है तो हिमाचल जैसे राज्य के लिए कितना आसान हो जाएगा? बहुत आसान होगा सर, बहुत आसान। नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, युवाओं के लिए अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा एक आखिरी एक दौर का वो है, आप में से बागवान कौन है यहाँ पे? कोई बागवान है आप में से? हाँ, तो इसके अलावा देखिए बहुत सी चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए टूरिज्म बेहद महत्वपूर्ण है और टूरिज्म के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ का जो जनजीवन है वो किस तरह से आसान हो सकता है, इसके ऊपर बात हम कर रहे थे। तो यही चर्चा है और इसे यहीं यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्र सरकार के आम बजट में क्या चीजें जो है वो यहाँ पर हो सकती हैं, उसको लेकर हम बात शिमला शहर के लोगों से कर रहे थे, वरिष्ठ नागरिकों से कर रहे थे। खास तौर पर यह है कि पहाड़ के लिए क्या हिमाचल प्रदेश में अब क्या नया आ सकता है। जो पिछली बार जो वायदे किए गए थे मोदी सरकार की तरफ से, क्या वो वायदे खरे उतरे हैं, इसको लेकर भी जनता टीवी ने जो है वो खास बातचीत यहाँ के लोगों से की। और इसके अलावा पर्यटन, बेहद महत्वपूर्ण योगदान जो है वो पर्यटन का रहता है। एक ऐसी आर्थिकी जो कि 6000 करोड़ की एक ऐसी आर्थिकी है जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्यटन व्यवसाय के ऊपर यहाँ पर टिकी हुई है। इसके साथ ही जो अगर हम बात करें सेब की, क्योंकि सेब की, एप्पल की एक ऐसी क्रॉप है, एक ऐसी फसल है जिसका उसके बाद दूसरे नंबर पर यानी 5000 करोड़ का एक बड़ा व्यवसाय जो है, बड़ी आर्थिकी जो है वो सेब के ऊपर होती है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सी चीजें हैं हिमाचल प्रदेश में अभी भी करने के लिए, चाहे वो रोपवे निर्माण की बात हो या पूर्व में 2014 में जो मोदी सरकार का वायदा, प्रमुख वायदा हिमाचल प्रदेश के लिए था, वो ये था कि यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, 4 लेन निर्माण किया जाएगा और 69 4 लेन जो है वो यहाँ के लिए प्रस्तावित थे। लेकिन धरातल पर कितनी ये वायदे जो है वो उतरे हैं ये सबके सामने है। पूरी तरह से अभी कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चला है। लेकिन रोपवे एक नई चीज जो है वो यहाँ के लिए हो सकती है। यहाँ के लोगों के लिए एक यहाँ का जनजीवन जो है वो थोड़ा आसान जरूर हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही रेलवे ट्रैक अगर बनते हैं और उसको कोई नई योजना अगर इसके लिए मोदी सरकार की तरफ से मिलती है या केंद्र के बजट में मिलती है तो उससे जरूर हिमाचल प्रदेश को थोड़ा फायदा होगा। और इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हैं उसमें भी सामरिक दृष्टि से बेहद आसान होगा वहां पर पहुंचना। और इसके साथ ही टनल्स के निर्माण को लेकर भी एक नई योजना जो है वो बेहद जरूरी है, जो कि केंद्र के इस आम बजट के अंदर होना बेहद जरूरी है। तो मेरे साथ फिलहाल शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।